अस्सलामु अलैकुम जुले नाजरीन, आप देख रहे कारगिल टुडे। ख़िते लद्दाख से कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए ब्रेकिंग्स के साथ मैं हुसैन खालू आपके खिदमत में हाज़िर। कोशिश हमेशा यही रहा है कि ख़िते लद्दाख में किसी भी किस्म के अपडेट्स हो वो बराह रास्त हमारे नाजरीन तक पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने फिर से एक बार एक ऐसी एक शख्सियत को आज मैंने दावत दी है। तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब हसन पाशा साहब को मैंने दावत दी है। स्पोक्समैन है बीजेपी लद्दाख यूटी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपको बताते चलूँ कि कोशिश करेंगे हमारे आज के इस डिस्कशन में एब्रोगेशन के बाद क्या खोया क्या पाया ख़िते लद्दाख में लोगों ने, और साथ ही साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे हम बात करेंगे, और उसके अलावा काफ़ी ख़दशात भी है लोगों के भारतीय जनता पार्टी से, उस पर भी हम बराबर डिस्कस करेंगे। तो फिर से एक बार सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हुसैन खालू साहब। पहला सवाल यही होगा पाशा साहब, एप्लीकेशन के बाद आप लद्दाख को किस तरह देखते हो, बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें। आप रिप्रेजेंटेटिव हो सर कारगिल के और सीनियर लीडर भी हो सर आप भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ा बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर, एप्लीकेशन के बाद क्या क्या ख़िते लद्दाख के लोगों ने, बिलखुसूस कारगिल के लोगों ने इस यूटी का यानी कि यूनियन टेरिटरी का फ़ायदा पाया? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के बाद जो तब्दीली इस खत्ते में हुआ जी, इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवाम खत्ते लद्दाख के बिलखुसूस करगिल के अवाम ये सारा जानता है, उनको महसूस हो रहा है कि आज तक जो पिछले 75 साल तक हम किस कठिनाइयों से हम गुज़र रहे थे। हमारी जो तारीख़ियाती काम इस खित्ते में हो रहा था, उनके ऊपर एक रोग लग गया था। हमारे जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट हो या बाकी हमारे बाकी जो इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर कभी बात नहीं होता था। जब से आर्टिकल 370 हटा, फिर इसके बाद लोगों को महसूस हुआ और लोगों को भी लगा। आजकल आप ख़ुद देख रहा है जिस तेज़ी के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इस खत्ते लद्दाख को टॉप प्रायोरिटी पे लेके काम कर रहा है, और आवाम के जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर, उनको हल करने के लिए वो दिन रात जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हम बोलते आ रहे हैं। जो भी हमारी एक दिराना मांग रहता था, चाहे वो जोजिला टनल की बात करें हम, चाहे वो यूटी देने की बात करें हम, और भी बाकी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे रोड की बात है, और आजकल जो डिजिटल कनेक्टिविटी की हम बात करें, तो ऐसा कोई जगह नहीं है या ऐसा कोई एरिया नहीं बचा है जहां ये सारा जो विकास जो है नहीं पहुंचा है। और मैं आपको एक वाज़े तौर पे भी बताना चाहता हूं, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बना, तो उस वक़्त हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे के ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प था कि हर देश के जितने भी फार एरिया के जो लोग हैं उन तक विकास पहुंचना चाहिए, उन तक जो भी उनके मांगे हैं वो पूरा होना चाहिए। आप ख़ुद देख रहे हैं कि खत्ते लद्दाख में हमारे यहाँ पे चाहे वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, या और बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जो है आज बिल्कुल ये महसूस हो रहा है कि
आज तक जो पिछले 70 साल में इनको ठगा गया था, जिन हुकूमतों ने इनके ऊपर राज किया था, उन्होंने खाली वादा किया था, इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित करके रखा था। इनको मजहबी जो एक इदारों ने अपने आप को इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात और एहसासात से खिलवाड़ करने की इन्होंने कोशिश किया। लेकिन आज हम फ़ख्र के साथ बोल सकते हैं कि जो विकास, जो तरक्की आज अभी हो रहा है, आज तक करगिल के पूरे खत्ते लद्दाख की आवाम ने कभी नहीं देखा हो। बादशाह साहब, आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने जोजिला टनल की बात की, आपने यूटी की बात की, बिजली की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रोड्स और टेलीकम्युनिकेशन की बात की, फिर भी लोगों को काफ़ी खदशात है भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, जितना हमें पता है और हमारे जो हम जहाँ तक लोगों के पास हम खुद ग्रास रूट लेवल तक जाते हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं, तो हमें बिल्कुल उनसे जो उनकी जो मुसीबतें जो वो आज तक पिछले 70 साल से जो वो पीड़ा सह रहा था, उनसे एक तरफ से उनको आज़ादी मिल चुका है। हमें कभी नहीं लगा कि कहीं यूटी बनने के बाद किसी चीज़ के ऊपर उनकी हुकूक जो है वो छीना गया है या किसी किस्म के उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये चीज़ आप ख़ुद एक मीडिया फ्रेटर्निटी से है, आप ख़ुद जाके आप लोगों से आप सर्वे कीजिए। अगर मेरा बात झूठा है तो हम अपना राजनीति हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों के आज तक जितने भी मसाइल हल नहीं हुए, वो सारा मसाइल जो है आज बिल्कुल हल हो रहा है। और ये जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसमें सीधा जो हाथ है वो अपोजिशन पार्टी का है, जो ना खुद कुछ कर पाते हैं और आज तक लोगों को हमेशा गुमराही में रखा है, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। और आज तक इन्होंने कोई काम करने का, उनके पास ना कोई विजन है, ना उनके पास कोई ऐसा या कोई ऐसा काम नहीं है जिनके ज़रिए लोगों के पास जाके वो बता सकता है कि भाई ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले हमने किया है। अगर ये चीज़ आप वो दिखा सकता है तो मैं मानूंगा कि वो ये जो चीज़ें हैं नहीं हो रहा है। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा है, हम इन बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अच्छा साहब, कुछ मोटे मोटे चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर के साथ। आप लाइव है सर, कारगिल टुडे पे लाइव हो सर, थोड़ा बहुत शेयर करोगे सर, जिसमें पब्लिक जो है यानी कि जनरल पब्लिक काफ़ी मुतमईन हो आपके उन कामों से, कुछ शेयर कर सकते हो आप डेवलपमेंटल के हवाले से? देखिए, अगर हम डेवलपमेंटल जो बातों को अगर हम रखने यहाँ पे अगर हम बताएं, तो मुझे नहीं लगता कि जो समय हम मुझे मिला है वो उस समय में पूरा बातें जो रख पाए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो मोटे मोटे जो बातें हैं, जो मेन जो मुद्दे हैं जिस पे सेटिस्फाई है, उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ख़ुद देख लीजिए, आज तक मैं करगिल ख़त्ते की बात करना चाहता हूँ। आज तक जो पिछले 70 साल में हमारे ख़त्ते में कभी ऐसा इलाका नहीं था, ऐसा कोई इलाका या नहीं बचा था जहाँ पे कोई रोड या जहाँ कोई बिजली हो या कोई यहाँ पानी पहुँचाने की आप बात करें। हमने ऐसा कोई अभी जगह नहीं रखा है जहाँ पे हमने ये चीज़ें जो है हमने पहुँचाने की काम नहीं किया है। आज मैं पूरा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, आप चलिए मेरे साथ फील्ड में विज़िट कीजिए, हम दिखा सकते हैं लोगों के पास आज पीने की साफ़ पानी है, 24 घंटे बिजली उनको मिल रहा है। साथ ही साथ में जिनके पास जो गरीब तबके के हमारे जिनके पास मकान नहीं होते थे, उनको हमने मकान देने का काम किया है। और उसके अलावा अगर जनरली हम पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो देखिए, जोजिला टनल ऐसा एक मुद्दा है जिसके ऊपर पूरा 70 साल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे जो है राजनीति किया है, लोगों को बहकाने की कोशिश किया है और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया है वो कभी करगिल की आवाम बुला नहीं सकता है। लेकिन आज आप खुद देख सकता है, बिना हमारे यहाँ करगिल में इतना एग्जिस्टेंस नहीं होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में खुद करगिल आकर उन्होंने इसका बुनियाद रखा और 2019 में इसके ऊपर काम
ख़ुद आप जाके देख सकता है कि दिन रात जो है उसके ऊपर, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, -20-25 डिग्री में उसके ऊपर काम चल रहा है। आप खुद जानता है कि इस टनल खुलने के बाद हमारे करगिल के 90% जो पीड़ा जो एक तरफ से हम झेला जाता है, जो 6 महीने का हम एक प्रिजन में, जैसे जेल में हम कैद रहते हैं, पूरा दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, उससे एक निजात देने का काम ये चीज़ रहेगा। चाहे उस टनल के बनने के बाद हमारा जो यहाँ पे जो आम गरीब जो यतीम मिस्किन जितने भी जो यहाँ से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जहाज़ में जाने के लिए या बाकी और जगह उनको ट्रीटमेंट के लिए, या कोई मरीज़ हो या कोई तिजारत करने वाला हो या कोई और तबके के लोग हो, उनको इस टनल से कितना फ़ायदा मिलने वाला है। और आवाम के साथ साथ हमारे जो डिफेंस के, हमारे आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा एक, क्योंकि हमारा जो ये इलाका है ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक महत्वपूर्ण एरिया को माना जाता है। एक साइड से हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, दूसरे साइड से हमारा चाइना का बॉर्डर लगता है। तो इस टनल के साथ हमारे जो डिफेंस को भी जो सपोर्ट मिलेगा, तो ये बहुत ही हमारे नेशनल लेवल पे भी ये एक बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा। और मैं समझता हूँ बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो मुद्दे हैं, उनको आप यहाँ बाकी जो चीज़ें हमारे आप देख रहे हैं कि समाज में, चाहे हमने देखिए बाकी हमारे जो बच्चे आज तक जो डिमांड करते थे, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस हमारे यहाँ फंक्शंस नहीं है। आज हमने जब से यूटी बना, हमने यहाँ एक फुल फ्लैश सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने दिया। फिर इसके बाद हमने एजुकेशन सिस्टम को और अपग्रेड किया। जितने भी हमारे अभी ब्लॉक्स हैं या सब डिवीजन हमारे यहाँ बाकी डिस्ट्रिक्ट, बाकी हमारे यहाँ सब डिवीजन से, उसमें हमने कॉलेजेस दिए। अभी हमारे ख़त्ते लद्दाख में आप चाहे नुब्रा में जाइए, ज़ांस्कार में जाइए, द्रास में जाइए, संगपू में जाइए, वहाँ हमारे यहाँ बच्चों के लिए कॉलेजेस खोले गए हैं। आज से पहले 70 साल से पहले ये नहीं होता था। आप ख़ुद देखिए एजुकेशन सिस्टम में हमने कितना इम्प्रूवमेंट लाया है और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स लेवल में भी हो। एजुकेशन अभी हमारे जो बच्चों के लिए जो वजीफ़ा मिलता था, अभी सेंट्रल स्कीम जब से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, हमारे अभी जितने भी एसटी कैटेगरी के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको महीना उनको 10,000 रुपये का उनको स्कॉलरशिप मिलता है। और बाकी आप अगर बात करें हेल्थ सेक्टर में, देखिए आयुष्मान भारत के तहत आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ जो है इंश्योरेंस आपको मिलता है। तो उसमें आपको कहीं भी जाके आप जो है वो इलाज कर सकता है। इससे भी बहुत सारे हमारे जो है यहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं, बहुत सारे हमारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। अभी हमने देखिए फ्री राशन करके रखा है। हमने राशन जो है, देखिए आप पता है गरीब जो दूर दराज इलाके में रहने वाले जो आवाम होते हैं, उनको 3 टाइम का खाना वो कैसे प्रोवाइड किया, इसके लिए हमने जब से ये कोविड का जो सिलसिला हुआ, जो पेंडेमिक हुआ, उसके बाद हमने इसको पूरा फ्री कर दिया। फिर इसके बाद हमने जो ये एक महामारी पूरा दुनिया में फैला, जो वैक्सीनेशन का हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये लोगों को, आवाम को पहुंचाने के हमने काम किया। आज कोविड का जो एक महामारी था, जिसके ज़द में बहुत सारे लोगों का जाने गया, अल्लाह ताला के फजल व करम से ख़त्ते लद्दाख में उसका इतना असर होने को हमें दिखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने जो हमारे हेल्थ सेक्टर ने, जो हमारे हेल्थ वॉलंटियरों ने जिस तरीके से वो इस पेंडेमिक को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे हेल्थ वर्कर हो, जैसे उन्होंने काम किया, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और पूरे नेशनल लेवल पे भी इसको पूरे सराहना जाता है। और पूरा एक दुनिया में हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने मैसेज देने की कोशिश किया कि पूरे जो वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिया है, वो आज आप कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में देखिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ वाहिद हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीनेशन मिल रहा है। हेडक्वार्टर्स का क्या स्टेटस होगा सर? पाशा साहब, वादे के मुताबिक तो रोटेशनल बेसिस पे जो है हेडक्वार्टर्स की बात हुई थी। इससे पहले जनरल पब्लिक बार बार हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आला हुक्काम तक, कंसर्न तक, पार्टीज़ तक ये क्वेश्चन पूछे सर, क्योंकि मेन जो हेडक्वार्टर्स है अभी बिल्डिंग में, क्योंकि या तो लोग यही समझे कि परमानेंट ये हेडक्वार्टर जो है ले गई है। देखिए हुसैन साहब, आपने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं भी समझता हूँ कि जो हमसे जो
रोटेशनल बेसिस पे जो वादे हुए थे उसके ऊपर अमल होना चाहिए और हम कभी इसके ख़िलाफ़ नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़े और जहाँ हमको लगेगा कि हमारे साथ कोई पार्शलिटी या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो हम ज़रूर इसके ख़िलाफ़ जो है हम आवाज़ उठाएंगे और हमारा जो हक़ है हम उसको लाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। उससे कोई हम कंप्रोमाइज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जब जनरल पब्लिक को ज़रूरत पड़े, बिल्कुल, चाहे ज़रूरत पड़े, जब ये हमें महसूस हो, हम ज़रूर हम मैदान में हम आएंगे और ये हमारे जो हुकूक़ है, हक़ है, हम उसको लाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। रही सवाल, एक बात देखिए, अब ये जो रोटेशनल बेसिस का जो मसला है या इसको हम 6 महीना या 12 महीने के हम ऐसा करेंगे, वो ये है, ये इसके ऊपर अब ये मेरे हिसाब से अभी हम नए हम यूटी जो है सेटअप जो है ये शुरू हुआ है और इसमें धीरे धीरे जो है काम उसके ऊपर हो रहा है। अभी आप ख़ुद देख लीजिए, पहले एक अफवाह था कि जो गवर्नर भवन जो है, राज भवन जो है सिर्फ लेह में बना है, करगिल में नहीं है, ये है वो है, लोगों को अफवाह मतलब गुमराह करते थे। अब ख़ुद देखिए, अभी हमारे बरू में सर्किट हाउस में उसको राज भवन बना दिया, गवर्नर साहब ख़ुद वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है बाकी जो हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उनका काम भी धीरे धीरे हो रहा है और मुझे नहीं लगता है ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग में रहेगा। बाकी जो काम है वो पाइपलाइन में है और आज से मुझे लगता है और 3-4 साल लगेंगे इसको प्रॉपर सेटअप होने में। फिर इसके बाद हमें कोई मतलब मुझे नहीं लगेगा कि कोई यहाँ दिक्कत होगा। और दूसरी एक बात है, मुझे इस बात पे ज़रूर ये बात बोलना चाहिए, क्योंकि आज तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो करगिल में बना था, जो पहले हुकूमत जो रहे हैं, उन दौरान जो है करगिल का जो स्ट्रक्चर बिल्कुल खस्ता हालत था। एक आप किसी से भी पूछें, हमने पूरे इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया। जितने भी अभी ऑफिसेस हैं उसको हमने नए से फिर से बनाने की कोशिश किया है। नया हमने पूरा जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खड़ा करने की कोशिश किया है और जितना हो सके इसके ऊपर वार फुटिंग जोन पे इसके ऊपर काम चल रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई जो है डिस्क्रिमिनेट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मुद्दा बनेगा। बिल्कुल। तो साथ ही साथ पाशा साहब, आप डिस्ट्रिक्ट करगिल के तो आप नुमाइंदा है ही, आप रिप्रेजेंटेटिव ही, साथ ही साथ आप साउथ इलाके से आप खुद बिलोंग करते हो। सर, आपका होम टाउन जो है वो साउथ इलाके से तुमेल कॉलोनी से आप बिलोंग करते हो। तो हमने भी काफ़ी देखा सर सोशल मीडिया पे, काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ से उनके मेमोरेंडम, उनके इश्यूज़ जो है वो आप डिस्कस करते हुए। तो अभी मेन अगर मेरा सवाल यही होगा सर कि जल जीवन को लेके, पानी को लेके बड़े नारे आपकी पार्टी की तरफ से रहा है सर, हर घर नल से जल। तो अभी हम प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास भी काफ़ी अप्रोच की है सर आपके ही इलाके के लोगों ने, पानी की महामारी से आपका इलाका जो है वो जल रहे। दूसरी तरफ आप लोग जल जीवन की बात कर रहे हैं, हर घर नल से जल, खेत सूख गए, नाले सूख गए, बाकी जितने भी चीज़ें पानी की दिक्कतें हैं, तो क्या कर रहे हो आप साउथ इलाके के लिए? शुक्रिया हुसैन साहब, आपने ये मुद्दा उठाया और इस बात को आपने पब्लिक के डोमेन में लाने की कोशिश किया। ये बिल्कुल, इसमें कोई कोताही नहीं है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मैं समझता हूँ पूरे ख़त्ते लद्दाख में हमारा इस इलाके को, साउथ इलाके को अगर देखा जाए, ये पूरा एक ड्राउट जोन एरिया है। इसमें पानी की बहुत किल्लत रहता है, चाहे वो इरिगेशन की हो, चाहे वो आप ड्रिंकिंग वाटर की, पीने की पानी की बात करें। इसके ऊपर जो है मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर मैंने इस मसले को मैंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिस्कस किया था। हमारे यहाँ पे एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तकरीबन 35 करोड़ का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था 2010 में। फिर उसके बाद तकरीबन वहाँ 10 करोड़ का उसके ऊपर काम चला है, लेकिन कुछ वजूहात के कारण उसके ऊपर काम नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्या कारण रहे, इसका हमने काफ़ी पड़ताल कोशिश किया। हमने काफ़ी इसके बारे में मैंने ख़ुद जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके मैंने ख़ुद कंसर्न मिनिस्ट्री में जाके मैंने इस इशू को मैंने टेकअप किया था। तो मुझे अभी तक जो इसके ऊपर मुझे जो
प्रोग्रेस मिला मुझे ये था कि मुझे इसमें जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे साहू साहब, उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोजेक्ट हम बिल्कुल फंक्शनल करा देंगे। इसको हम तुरंत जो है इसको हम जितने भी इसमें कमी पेशी है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने फिर इसके बाद फिर टेकअप किया तो इसमें एक तो मेन कारण था, इसमें फंडिंग की इशू था। इसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए का पैसा आया था, बाकी जो पैसा जो है वो बिल्कुल आया ही नहीं था। तो सबसे पहला एक हमने काम किया कि इसको फंडिंग कैसे, इस प्रोजेक्ट को फिर से रीएक्टिवेट कैसे किया जाए। तो इसमें ऑलमोस्ट हम थोड़ा सा सक्सेस हुआ था। बावजूद उसके कारण भी वहाँ अभी भी एक बूंद का कतरा जो है वहाँ लोगों को दस्तयाब नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है। तो हमने फिर तुरंत हमने गवर्नर साहब से मैंने ख़ुद अपील किया था कि तुरंत आप इसको, इस प्रोजेक्ट को या आप सीबीआई या कोई दूसरा एक एजेंसी बनाइए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह आप फंक्शनल करके हमारे लोगों को इस ड्राउट से आप निजात देने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा। और बाकी मैं और एक बात आपके मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। अभी पीने की बात जो आपने कहा जल जीवन के बारे में, मैं हमारे जो मेरा अपना गांव है तुमेल विलेज, उसको पहला मेरे हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में पहला वाहिद ऐसा गांव है जो फुल 100% पूरा जो घर से हर घर जो है नल पाइप से जुड़ गया है और ख़ुद लोग जो है उस पानी से अपना रोज़मर्रा का जो पीने का जो है वो ले रहे हैं और बहुत ही वो लोग इस बहरान से वो लोग निजात पा चुके हैं। मैं की आपने बात की बिल्कुल वो ऑन गोइंग है कि काम स्टॉप? ये ऑन गोइंग है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसको जल्द अज जल्द इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और अगर ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाता है या अगर ये प्रोजेक्ट नाकाम हो जाता है तो इसको तुरंत किसी दूसरे एजेंसी के थ्रू इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का जो पैसा जो उन्होंने वहाँ पे यूटिलाइज़ किया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका हम बिल्कुल एक कड़ी अल्फाजों के साथ हम इसका मजम्मत करेंगे और इसको तुरंत इसमें एक राह हल निकल के, क्या चाहे वो दूसरा कोई प्रोजेक्ट निकाल के, अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट निकाल के हमारे लोगों को पानी की बहरान से निजात देने की ज़रूरत। जी बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब। यहाँ लेते सर एक छोटा सा तिजारती वक्फा, हम जल्द ही लौट आता है। अभी बहुत सारे और 2-3 सवाल हैं सर जो आपसे कोशिश करेंगे आपसे पुटअप करने की। तो नाज़रीन यहाँ लेते हम छोटा सा तिजारती वक्फा, आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ, हम जल्द ही लौट आते हैं। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। हुसैनी रेस्टोरेंट नियर लाल चौक अपोजिट PDD कंट्रोल रूम, कारगिल लद्दाख। Visit us for chow-mein momos, thukpa momos, chicken biryani momos, plan momos. Contact person Abdul Hussain. Mobile number 8082710231 or 9469249448. हुसैनी रेस्टोरेंट, लाल चौक अपोजिट PDD कंट्रोल रूम, कारगिल लद्दाख। तिजारती वक्फे के बाद फिर से एक बार सभी नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हसन पाशा साहब, स्पोक्समैन है भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख के काफ़ी सारे इश्यूज़ पे, डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके या बाकी जो भी इश्यूज़ हो, जनरल पब्लिक और पार्टी यूनिट को लेके बराबर डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ और 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है हम कंक्लूड करेंगे। पाशा साहब, इससे पहले काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था सर, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके। इस पे आप काफ़ी टिप्पणी भी चले थे सर लीडरों के, चाहे NC के हो या BJP के हो। तो ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हो सर कि उसमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए CC साहब ने जो है ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने बात की, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी टिप्पणी हमें देखने को मिला। देखिए, ये बहुत एक बड़ा सीरियस इशू है, इसको बिल्कुल हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमने उस दिन भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसके बारे में किया था
उसमें हमने साफ अल्फाजों में बताया था कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फ़िरोज़ खान साहब ने जो स्टेप लिया, जो डिसीजन लिया, वो बिल्कुल हमारे करगिल के जो टाउन इलाके बिलखुसूस उनके साथ एक बड़ा एक धोखा है। उनके जज्बात और उनके फ्यूचर मुस्तकबिल के साथ इन्होंने खेला है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ख़ुद देख सकते हैं, जब ये प्रपोज़ल आया तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के कौंसल को ये प्रपोज़ दिया गया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो उसमें हमने ये पाया कि जो कौंसल ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया था। क्योंकि इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वहाँ बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे वहाँ टेक्निकल चीज़ें थे। तो उसमें पब्लिक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो पीआरआई हो या हमारे काउंसलर की बात करें या सरपंच बाकियों की बात करें, उनकी वहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं था। बिना उनकी इजाज़त के बगैर आप पूरा एक मिंजी से लेके हारदास पश्चिम, ये करगिल जो जितने भी हमारे टाउन एरिया है, ये सब जो है वो आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देते हो। भाई साहब आप इसमें जो भी करना है कीजिए। जिनका मकाने इसमें अगर ज़द में आए तो उनको जाए, जिनकी ज़मीनें इसमें अगर चला भी जाए हमको कोई परवाह नहीं है। आप इसको जो भी कर सकता है, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हाथ काट के देता है। हमारे सीसी साहब का फ़र्ज़ था सबसे पहले वो हमारे जो इस इलाके के जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो काउंसलर है, पीआरआई मेंबर से, उनको बुला के उनके साथ उनकी मीटिंग करना चाहिए था, उनसे उनकी राय पूछना चाहिए था। बिना उनको कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने ये स्टेप उठाया है। ये एक बहुत बड़ा हमारे आवाम के साथ एक धोखा है और एक ये जो कभी जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सीसी साहब को ये भी बताना चाहता हूँ, आप खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। उनको जब तक जो नोटिफिकेशन, जो गेज़ेट नोटिफिकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो निकला है, जब तक नया कोई गेज़ेट नोटिफिकेशन नहीं निकलता, आपका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपका बात का कोई अहमियत नहीं रखता है, कोई उसका वैल्यू नहीं रखता है। फिर से कोई नया गेज़ेट जब तक नहीं निकलेगा, ये जो है आप इस चीज़ को छुपा नहीं सकता है। ये बहुत सारे लोगों के एक ख़दशात है कि सीसी साहब ने जो बताया, एक मीडिया पे आके उसने ये क्लैरिफिकेशन किया, वो बिल्कुल गलत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत है। बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट ऑफिशियल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा एक गेज़ेट, एक नोटिफिकेशन जारी होता है, तो फिर इसका मतलब है आपने वो सारा चीज़ भेज दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। अब इसका जो जब तक ये नोटिफिकेशन फिर से रिवोक हो के फिर से नहीं निकलता है, तब तक उस बात का कोई अहमियत नहीं रखता है। 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आप, 1000 आप बाकी इक़दाम उठाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने आवाम के साथ धोखा किया है, उनको गुमराह किया है, उनको आपने उनके मुस्तकबिल के साथ जो आने वाले फ्यूचर है, जो उनके साथ आपने खिलवाड़ करने की आपने कोशिश किया है। कभी जो है आवाम जो है आपको बख्शेंगे नहीं। तो जब भी हम देखें सर, अगर हम कौंसल के हवाले से बात करें, जब भी कौंसल कुछ डिसीजन लेते हैं, इसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी आके इसमें कुछ न कुछ नुक्ताचीनियाँ या कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी से हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो बात की, आपने जिक्र की चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फ़िरोज़ खान साहब की आपने बात की, तो जनरल पब्लिक में अगर हम देखा जाए तो सबसे पॉपुलर, सबसे हम क्या बताएं जी, सबसे चाहता लीडर जो है अभी तक के जो टीनियर में, और सबसे कामयाब अगर हम लीडर बताया जाए तो फ़िरोज़ खान साहब को ही जनरल पब्लिक, चाहे बीजेपी से हो, एनसी से हो, कांग्रेस से हो, सबसे चाहता लीडर और सबसे कामयाब लीडर जो है फ़िरोज़ खान साहब को ही माना जाता है। जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें, अगर हम ओवरऑल सर्वे करके अगर हम देखा जाए तो जब भी कौंसिल कोई डिसीजन लेते, चाहे बड़ा डिसीजन हो, छोटा डिसीजन हो, सबसे पहले हमें भारतीय जनता पार्टी का ही उसमें ऑब्जेक्शन या कुछ न कुछ हमें देखने को मिलता है। अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए, आप लोगों ने समर्थन भी हटा ली है कौंसिल से,
तो दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो मोहसिन साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, बराबर काउंसिल के साथ वो चल रहे। इससे पहले भी हमने आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा सर, इंडिपेंडेंस डे के दिन आप लोगों को इनवाइट नहीं की गई थी इसमें, उसमें भी अपना रिएक्शन जो है, अपना काउंटर पार्ट जो है सीसी साहब ने बराबर दे दी। जबकि हमने देखा सर आपका वाइस प्रेसिडेंट जो थे वहाँ मौजूद थे वेन्यू पे, हमने खुद देखा सर वहाँ। तो ये सब चल क्या रहा है सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, थोड़ा बहुत एलाबरेट करें। पब्लिक जो है काफ़ी कन्फ्यूजन में है ऐसी चीज़ों को लेकर, एक तरफ से आप लोग समर्थन ले रहे, दूसरी तरफ देखा जाए तो मोहसिन साहब का जो है स्टेटमेंट कुछ और आ रहा है, आप लोगों का कुछ और स्टेटमेंट आ रहा है। बाकी जितने भी कौंसल की तरक्याती कामों पे जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऑब्जेक्शन करना, ओवरऑल आप इसमें किस तरह देखते हो सर? देखिए हुसैन साहब, आपके ही इस में बहुत सारे 2-3 सवालात हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक एक सवाल का जवाब देने की। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा भारतीय जनता पार्टी किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं है। किसी पे हम ज़ाती कभी टिप्पणी हम नहीं करते हैं, और ये राजनीति में ये कोई किसी को शोभा नहीं देते हैं। फ़िरोज़ ख़ान साहब एक मांझा हुआ एक सियासतदान है, एक पहले भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको बहुत तजुर्बा है। हम उनके काबिलियत पे कोई सवालात हम नहीं उठाते हैं। रही बात जो हमने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमने लोगों के हित के बारे में हमने बात किया है। हमारे लिए हमारा जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, हमारा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का हमारा ये आइडियोलॉजी रहा है और हमेशा रहेगा। जब हम नेशन फर्स्ट बोलते हैं उसका मतलब है कि जब आवाम का जब तक भला नहीं हो, जब तक उसका विकास नहीं हो, तो तब तक आप जो है चैन से नहीं बैठ सकते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जो आवाम जिस मुश्किलात से गुज़र रहा है, जो परेशानी वो झेल रहा है, उनको उनसे निजात देने की हमारा मेन पॉलिटिकल एजेंडा वही है। हमने जब भी आवाज़ उठाया, हमने जब भी मुद्दे आवाम के सामने रखे, हमने हमेशा लोगों की भलाई, लोगों की विकास की हमने बात किया है। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब कोई आपके आवाम के साथ कोई गद्दारी करे या आवाम की जो जज्बात और एहसासात है उनके साथ कोई खिलवाड़ करे। हम वो कभी बर्दाश्त ना अभी करेंगे और ना हमेशा कभी करने किसी को हम देंगे भी नहीं। हमने जो समर्थन हमने उठाया इस कौंसल के साथ, तो मेन हमारा एजेंडा यही था, जो विकास जो करगिल के आवाम को मिलना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट और एक साफ शिफाफ एक गवर्नमेंट चलाने की हमने कोशिश किया। वो उसके ऊपर खरा नहीं उतरा। इसके बारे में हमने हमारे स्टेट लीडरशिप के साथ भी बहुत बातचीत हुआ, हमारे सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी हमारा बहुत इसके बारे में बातचीत हुआ। लास्ट पे हमारा ये कंक्लूजन आया कि जिस चीज़ के लिए हमने समर्थन दिया था, जिन मुद्दों के लेके हमने समर्थन दिया था, उस पे हमारे जो दूसरे पार्टी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लोग जो है उसके ऊपर खरा नहीं उतर रहे थे। वो लोग खुद अपने मफाद के बारे में, अपने पार्टी के वर्करों के बारे में, अपने कुछ चमचों के बारे में वो लोग तक सीमित रहे। उसके आगे जो है आवाम का जो विकास के बारे में वो लोग कभी काम नहीं कर रहे थे। तो हमारे लीडरशिप ने फैसला लिया कि इसके साथ ज़्यादा देर चलना जो है हमारे लिए सही नहीं रहेगा। जो हमारा मेन एजेंडा है उसके ऊपर ये लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ उनसे हटा लिया है। और तीसरी जो आपने सवाल पूछा हमारे जो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन साहब के बारे में, देखिए हमने इससे पहले भी मीडिया में आके हमने इसके ऊपर स्पष्ट क्लियर कर दिया है।
पहले वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट के नाते हमारे साथ वो जुड़ा हुआ था। जब से हमने ये कोalition समर्थन हटाया, तब से हमने एक प्रेस नोट भी आपके साथ जारी किया था। तो उसमें हमने साफ लिखा था कि जो भी हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल या हमारे काउंसलर्स वगैरह है और हमारे लीडरशिप ने जो इक़दाम उठाया है वो अटल है, उसको कोई हम चेंज नहीं कर सकता है। तो अभी भी वही उसी के ऊपर हमारा स्टैंड है और हमेशा रहेगा। उसको कोई वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा। अब ज़ाती मोहसिन साहब का क्या मजबूरी रहा, वो कुर्सी के साथ कितना उनका लगाव है और वो आवाम के जो मुश्किलात है, जो परेशानी है, जो मुद्दे हैं, उनको सब छोड़ के वो सिर्फ़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के कितने लालच है, वो तो अभी आप सब लोगों ने देख लिया। उनका ज़्यादा बोलने का मुझे कोई मतलब भी नहीं बनता। आपका बोलने का मतलब पार्टी से ज़्यादा वो अपने कुर्सी को ज़्यादा ये देते हैं। देखिए, हमारे पार्टी में एक स्पष्ट क्लियर है, हमने आज तक हमारा जो पार्टी है, आप नेशनल लेवल पे देख लीजिए, हमने कभी सत्ता के लिए, कभी कुर्सी के लिए हमने कभी समझौता नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, पार्टी बनेंगी, पार्टी बिगड़ेंगी, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन ये आवाम देश रहना चाहिए, इस देश का विकास रुकना नहीं चाहिए। तब भी उस टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी ने आवाम के लिए सेक्रीफाइस किया था। और आज यहाँ पे जो घटनाएं हुई उससे हमको कोई फ़र्क नहीं मिलता है। बहुत सारे मोहसिन साहब जैसे आएंगे, चले भी जाएंगे। हमारा दर हमेशा सब के लिए खुला है, दरवाज़ा किसी के लिए हमने बंद नहीं किया है। जो भी आवाम के हित में काम करना चाहते हैं, जो भी करगिल को तरक्की के राह में आगे लेने की उनमें जो जज्बा है, जो जुनून है, हम उनको हमेशा वेलकम करेंगे, उनको हम दावत देंगे, उनके साथ हम मिलजुल के हम काम करेंगे। और इस करगिल के ख़त्े लद्दाख को हम बिल्कुल पूरे दुनिया में, बल्कि पूरे हमारे पूरे कंट्री में एक मिसाल, हम एक स्टेट बनाने की हम कोशिश, एक रोल मॉडल बनाने की हमारा एक विज़न है, डेवलपमेंटल लिहाज से और हर चीज़ से। तो उस विज़न को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इसमें ज़रूर कामयाब रहेंगे। यानी कि आपका ओवरऑल कहने का मतलब मोहसिन साहब से मोनोपोली खेल, मतलब देखिए का पार्टी के लोग जो है इससे थोड़ा बहुत नाराज़ है, क्योंकि वो पार्टी से ज़्यादा मतलब अपनी कुर्सी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस। बिल्कुल, वो उसमें कोई मेरा ही स्टेटमेंट क्यों, वो तो कोई भी आम जनरल पब्लिक जो है, आप किसी से भी आप स्टेटमेंट लीजिए, अभी मोहसिन साहब को पार्टी का वो नहीं, हमने हमारे इसके बारे में हमारे संगठन ने, हमारे पार्टी ने इसके ऊपर आपको क्लियर हमने इस पे स्टेटमेंट दे दिया है। उसका क्या हमारे साथ ताल्लुक़ है या नहीं है, वो पार्टी हाईकमांड ने इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन पहले दिया हुआ है, दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बिल्कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में बात किया हुआ है। एंटी करप्शन पे बीजेपी काम जो है वो सोशल मीडिया पे भी हमने देखा सर। इससे पहले भी लैंड माफिया को लेके कुछ धरने प्रोटेस्ट आपका मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जनरल सिंह नमग्याल के लीडरशिप में, तो उसका क्या स्टेटस है सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें देखने को मिले वर्दी एसएसपी करगिल द्वारा, तो क्या स्टेटस है सर? ये यहीं क्विट है कि इस पे काम हो रहा है अभी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगर हम बात करें? देखिए हुसैन साहब, ये एक बहुत बड़ा एक सीरियस एक इशू है। हमारा पार्टी का हमेशा रुख रहा है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। ये कोई ऐसी हल्के वाली स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। अभी 8 साल जो नरेंद्र मोदी जी का हुकूमत रहा, उसमें आज तक कोई भी ये एक सवालात उठा नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं करप्शन का जो है मसला जो है उठा है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की हुकूमत होता था तो उस वक़्त कितने घोटाले देश के सामने आते रहते हैं, चाहे वो 2G घोटाला हो, कोल स्कीम हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, घोटाला ही घोटाला होता था।
आज वो सरकार जो है, हमने जड़ से, हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी ने उस हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। आज कांग्रेस का कहीं वो नाम और निशान नहीं रहा है। इतना उनका हालात हो गया, आप ख़ुद जो है पॉलिटिकली सिनेरियो से, वो मैप से वो गायब होने लगा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगता है। इसी तरह करगिल में जो एक मोनोपोली, एक करप्शन का ये जो एक निज़ाम बना है, हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं और उन लोगों को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप लोग अभी से सुधरिए, आप लोग अभी से होश के नाखून लीजिए। जिस वक्त भी हमें मौका मिला, ये वो दौर नहीं रह चुका। अब वो एनसी का या जो पहले कांग्रेस का हुकूमत जो है वो चला चुका है। अब वो दौर आने वाला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है। जहाँ कहीं भी आप हमें मौका मिला, कहीं भी करप्शन का या कहीं भी घोटाले का हमें कहीं पुख्ता सबूत मिलता है, ना हम उनको छोड़ेंगे, उनको हम पब्लिक के सामने लाएंगे। उनसे जो भी कड़े से कड़े कानून हैं हम उनको उनके ऊपर लगाएंगे और एक पूरा मिसाल बना के रखेंगे आने वाली नस्लों के लिए कि अगर आवाम की साथ जो भी किसी किस्म के आप लोग इसमें कोताही करेंगे या करप्शन का आप लोग कहीं भी कोशिश करने लगेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं जी। और अभी जो लैंड माफिया का आपने जो बात किया, उस पे भी हमारा क्लियर स्टैंड है। हमारे एमपी साहब ने खुद यहाँ पे आके मीडिया के सामने बयान दिया है, जो भी इसमें मुलाजिम है, हम किसी के ज़ाती, किसी की शख्सियत के ऊपर हम कभी नहीं जाएंगे। कानून सबके लिए एक है। कानून से बढ़ के इस देश में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। कानून का जो फैसला होगा वो सबके ऊपर एक है और हमेशा रहेगा। कानून को अपने हाथ में लेके आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो हम उसको होने नहीं देंगे। ये देश किसी शख्सियत से या किसी पार्टी से या किसी और चीज़ से चलता नहीं है। ये देश, ये मुल्क, हिंदुस्तान के कानून जो संविधान है उसके हिसाब से चलता है। उसके अंदर जो कोई कल्पिट, जो एक लैंड माफिया है उसमें फंसता है, उसके ऊपर हम गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अपील भी करेंगे कि इनको जो भी सख्त से सख्त कानून है, धारा है, उनके ऊपर लगाया जाए और आने वाले जो भी इस तरह के फिर से हरकत करने की कोशिश करेंगे वो उनको 1000 बार इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब। आखिरी सवाल होंगे, काफ़ी टाइम भी अब हो चुका है सर, सवालात तो बहुत थे। अब इंशाल्लाह अगर और मौका मिला तो आइंदा आने वाले दिनों में फिर से रूबरू होंगे सर आपसे। आखिरी सवाल होंगे, आने वाले इंतखाबात को लेके, कौंसल इलेक्शन नज़दीक है सर, उसके बाद सिमिलरली एमपी इलेक्शन भी होंगे। कितने हद तक भारतीय जनता पार्टी प्रिपेयर है सर? और कुछ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्लीन स्वीप की भी बात हो रही है और कोalition में भी सरकार बनाने की बात हो रही है। कितना हद तक भारतीय जनता पार्टी आने वाले कौंसल इलेक्शन के लिए तैयार है? मेरा आखिरी सवाल होगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूँगा। देखिए हुसैन साहब, इलेक्शन के लिए हमारा पार्टी नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी एक सोशल वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं। हमारा 12 महीना जो है पार्टी एक्टिव रहते हैं। हमारा पार्टी कोई कांग्रेस नहीं है, कोई एनसी नहीं है जो इलेक्शन के टाइम पे एक मुर्दा जो है वो जागने की कोशिश करता है। अभी आप खुद देख सकते हैं, पूरा आवाम भी देख रहा है, अभी जो भी एक्टिव कोई पार्टी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी बिना इलेक्शन हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। हमारे लिए आवाम के मसले, इशू है हमारे, वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। चुनाव में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम चुनाव के लिए ये पार्टी नहीं बना है। हम अभी चाहे हमारा पार्टी जो है, हमारे कार्यकर्ता जो है वो 12 महीने एक्टिव रहते हैं। हम तो ये चैलेंज करते हैं, अगर अपोजिशन में इतना दम है वो अभी चुनाव कर लीजिए, कल ही कर लीजिए। हमारा कार्यकर्ता अभी भी आपको एक्टिव मिलेंगे और हमें उम्मीद है। देखिए आने वाले जो इंतखाबात होने वाले हैं, चाहे वो कौंसल का हो, एमपी का हो और बाकी जो पीआरआई का इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें हम
बिल्कुल हमें कोई शक नहीं है, इस बार जो हुकूमत बनेगा कौंसिल में करगिल में, वो भारतीय जनता पार्टी का ही कौंसिल बनेगा, चाहे वो फुल फ्लैश हो, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हमें आवाम के ऊपर उम्मीद है, यकीन है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो लोगों के मसले हल करने की कोशिश किया है, आवाम खुद जानता है, आवाम को ये रियलाइज़ भी हो रहा है, ये महसूस भी हो रहा है। और हमें कहीं जगह पे शक व शुबा नहीं है कि हम कहीं पे पीछे रहेंगे। मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी की क़यादत में, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पुंसोस तंजिन की क़यादत में, और हमारे युवाओं के लिए ख़ासकर एक रोल मॉडल, और पूरे देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल जो है हमारे ऑनरेबल MP लद्दाख जमैत सिरिंग नामग्याल के क़यादत में, फिर से हम आने वाले दिनों में आप खुद देख लीजिएगा, जो इस बार जो हुकूमत बनेगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगा। बाकी का जो भी होगा, बाकी जो भी हम इलेक्शंस आएंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो तैयार रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ हसन पाशा साहब हमारे साथ जुड़े थे, स्पोक्समैन है भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख के। ओवरऑल डिस्कशन इनके साथ काफ़ी मुद्दों पे हमने डिस्कशन की, और बार बार हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो फीडबैक में बराबर यही मुझे क्वेश्चन आ रहा था सर कि एक बार पाशा साहब को भी आप इनवाइट करें, और ओवरऑल एप्रोप्रिएशन के बाद जितने भी इश्यूज़ मुद्दे जो है वो खित्ते लद्दाख में, बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जो हमें उठे हैं, उनसे सवालात करें और आप लोगों से रूबरू करें। तो मैंने कोशिश की थी आज पाशा साहब को इन्वाइट दे के जितने भी सवालात हैं उनको क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ एब्रोगेशन के बाद, और टेलीकॉम को लेके, जल जीवन को लेके, डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके, करप्शन को लेके, और इंडिपेंडेंस डे के मौके पे इनविटेशन कार्ड को लेके भी काफ़ी इश्यूज़ हुए थे। और मोहसिन साहब जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं LHD काउंसिल करगिल में, उनके भी कुछ इश्यूज़ थे, उन पर भी डिटेल में पाशा साहब ने जो है वो बातचीत की है। तो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर मिलते किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पर्सनैलिटी के साथ, किसी और एक एक्टिविस्ट के साथ। तो खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.